आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मनी यात्रा गुवाहाटी स्पेशल। हमारे साथ अब मौजूद है हेमंत रस्तोगी, जो सीईओ है वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स के, और ये आपको बताएंगे पर्सनल फाइनेंस के बारे में। मुझे लगता है हम सब वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं और उसके लिए मेहनत भी करते हैं। हम बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, लेकिन वेल्थ क्रिएशन जो है सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं है, उससे बहुत ज्यादा है। जरूरत है कि हम जो पैसा कमाते हैं उसको हम ठीक से इस्तेमाल करें, उसमें से कुछ सेव करें और उसको इस तरीके से इन्वेस्ट करें कि वो एक समय के बाद एक अच्छी खासी रकम बन जाए। उसको हम बोलते हैं वेल्थ क्रिएशन। देखिए, ये बात सही है कि जितना जल्दी आप वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस शुरू करेंगे उतना अच्छा है, लेकिन जब भी हमें समझ आए कि हमें वेल्थ क्रिएशन के लिए क्या करना है, उसको आप शुरुआत कीजिए। फॉर्चुनेटली देखिए, वेल्थ क्रिएशन की जब हम बात करते हैं तो शायद कभी कभी हम डर जाते हैं कि ये इतना बड़ा प्रोसेस है, हमसे होगा कि नहीं। बट सही बात यह है यहाँ पे कि ये प्रोसेस शायद थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आसान है। उसके लिए जरूरत है कि हम कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल्स हैं, जैसे हमको अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए प्लानिंग करने की जरूरत है और जितना जल्दी हो सके अपनी इन्वेस्टमेंट को शुरुआत कीजिए। इन्वेस्ट कीजिए रेगुलरली। काफी बार क्या होता है, हम एक बार पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसको भूल जाते हैं। ऐसा मत कीजिए। वेल्थ क्रिएशन करने के लिए आपको रेगुलरली इन्वेस्ट करना है, और क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है और हमारे बहुत सारे ड्रीम्स जो हैं हमारी वेल्थ के साथ जुड़े हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उस तरीके से इन्वेस्ट करें कि हम इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। वेल्थ क्रिएशन में पहला स्टेप क्या है? जैसे मैंने कहा, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव है। और जैसे लाइफ में हम कोई भी काम करते हैं, अगर हम प्लानिंग करके नहीं करेंगे तो होगा क्या आगे जाके? या तो हमें सफलता नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो शायद उतनी नहीं मिलेगी जितनी हमको चाहिए थी। रिस्क प्रोफाइल को समझिए अपने। बहुत बार ऐसी ऑप्शंस होती हैं, जैसे इक्विटी में बहुत ज्यादा एग्रेशन, वो शायद कुछ इन्वेस्टर को सूट करे, हर इन्वेस्टर को सूट नहीं करेगी। आपका अपना रिस्क प्रोफाइल है, आप कितना पैसा किस ऑप्शन में लगाएंगे वो डिपेंड करता है आपकी रिस्क प्रोफाइल के ऊपर। टाइम होराइजन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसा मैंने बात किया, अगर आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया, उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव जो है वो शॉर्ट टर्म रहेंगे, कुछ मीडियम टर्म रहेंगे, कुछ लॉन्ग टर्म रहेंगे। जैसे घर खरीदना है या रिटायरमेंट प्लानिंग है, वो लॉन्ग टर्म है। तो जब आप टाइम होराइजन आप बना लेंगे, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी कि आप किस तरह के इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करें। एक एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए। एसेट एलोकेशन क्या है? एसेट एलोकेशन बताता है आपको कि डिफरेंट एसेट क्लासेस, यानी इक्विटी, डेट, रियल एस्टेट, कमोडिटीज में कितना पैसा आपका जाना चाहिए। जरूरी क्यों है एसेट एलोकेशन? जरूरी क्यों है? क्योंकि वहां से आपको डाइवर्सिफिकेशन भी मिलता है। आप सारा पैसा एक एसेट क्लास में लगाएंगे, और अगर वो एसेट क्लास ने किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में परफॉर्म नहीं किया तो आपका पूरा पोर्टफोलियो जो है वो परफॉर्म नहीं करेगा। इसको एसेट एलोकेशन से क्या होगा कि आपका पैसा डिवाइड हुआ डिफरेंट एसेट क्लासेस में, उससे कुछ ना कुछ हिस्सा आपका हर तरह के मार्केट सिनेरियो में काम करेगा। इक्विटी इन्वेस्टमेंट एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट जैसा वेल्थ क्रिएशन है, वैसा एक प्रोसेस है। अगर आप उस एसेट क्लास में बिलीव करते हैं, अगर आप उसमें एंटर करते हैं, तो आपको समय समय पे जो लॉन्ग टर्म पैसा है उसको आपको एलोकेट करना है और आपको इन्वेस्ट करते रहना है। यहां पे मैं बात करना चाहूंगा थोड़ी म्यूचुअल फंड्स के बारे में, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स आई थिंक पिछले कुछ सालों में एक काफी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट बन के सामने आया है। इंटरनेशनली अगर हम म्यूचुअल फंड्स को देखें तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने उससे फायदा लिया है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में जो रिस्पॉन्स है वो मिक्स रहा है, शायद जो रिजल्ट है वो भी मिक्स रहा है। उसके कारण है कि कोई भी जब इंस्ट्रूमेंट नया आता है, उसके साथ कभी प्रॉब्लम होता है रॉन्ग पोजीशनिंग का, कभी प्रॉब्लम होता है रॉन्ग एडवाइस का, कभी कभी शायद हम भी शॉर्टकट देखते हैं कि शायद चलिए इक्विटी मार्केट अच्छा कर रहा है तो किसी इक्विटी फंड में डाल के पैसा बना लेते हैं। आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। शायद म्यूचुअल फंड इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले कर रहे हैं जो करना चाहिए। अगर आप अमेरिका जैसे कंट्री में देखें तो वहां पे म्यूचुअल फंड्स आर मैनेजिंग मच मोर मनी देन इंडिया द बैंक्स। इंडिया में आई थिंक वी आर जस्ट 25% ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री। तो मुझे लगता है आगे आने वाले समय में म्यूचुअल फंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपकी वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस में। पास्ट परफॉर्मेंस एक इंपॉर्टेंट है, ये बात सही है दैट पास्ट परफॉर्मेंस कैन नॉट गारंटी फ्यूचर परफॉर्मेंस, लेकिन अगर हम देखें कि वहां पे कंसिस्टेंसी है, एक फंड ने पिछले 5 साल 10 या 15 साल में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो आप उस फंड से उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में अगर मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी तो उस फंड में वो कैपेबिलिटी है कि वो उसको ठीक से टैकल कर सके और आपको एक अच्छा रिटर्न दे सके। फिर एक इशू आता है, आई थिंक बहुत सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के पास ये इशू रहता है कि डिविडेंड ऑप्शन ले या ग्रोथ ऑप्शन ले। देखिए, ग्रोथ ऑप्शन क्या है? जहां पे आपको डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करता है फंड, आपका एनएवी ग्रो होता है।
जहां भी आपका ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म है, कैपिटल वेल्थ बिल्डिंग का है, और या अगर आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से इन्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा रकम से आप बड़ी रकम बनाना चाहते हैं, वहां पे आपके लिए सही ऑप्शन है ग्रोथ। अगर आपका पोर्टफोलियो साइज बड़ा है, आप बिलीव करते हैं कि इक्विटी में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो कभी कभी साल में एटलीस्ट एक बार आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है, या आप चाहते हैं कि इस पोर्टफोलियो से कुछ हिस्सा आपके पास वापस आए, तो आप डिविडेंड ऑप्शन लीजिए। एंड फाइनली, एज आई सेड, वेल्थ क्रिएशन इज ए प्रोसेस, इट्स ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस। उसका फायदा आपको तभी होगा जब आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अपने लिए काम करने देंगे। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। हम छोटी छोटी रकम से हम अगर पैसा बनाएं, अगर हम 5,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं हर महीने, और अगर हम सिर्फ 12% का रिटर्न पकड़े, 20 साल में वी कैन गेट ए सम ऑफ 50 लाख। तो अगर हम 50 लाख की रकम देखें तो हमको लगेगा बहुत बड़ी रकम है, शायद हम उसको अचीव नहीं कर पाए। अगर आप 10,000 इन्वेस्ट करते हैं तो आप 1 करोड़ की रकम पा सकते हैं। तो कोई भी टारगेट बड़ा नहीं है, सिर्फ जरूरत है कि हम डिसिप्लिन रखें और प्रोसेस को शुरू करें। जितना जल्दी प्रोसेस शुरू करेंगे उतना ही हमें वेल्थ क्रिएशन में फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। समय है एक ब्रेक का, लेकिन मनी यात्रा में आगे लेंगे आपके सवालों के जवाब। मनी यात्रा में आपका फिर से स्वागत है। अब लेंगे आपके सवालों के जवाब। शुरू करते हैं पहले सवाल से। प्रश्न है देवेंद्र कुमार चौधरी का। ये सवाल हेमंत आपको लेना पड़ेगा। इन्होंने कहा है कि एक बिगिनर के लिए व्हाट इज बेटर, म्यूचुअल फंड्स और शेयर मार्केट, और अगर आप कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड के नाम इनको बता सकें। ये भी जानना चाहते हैं कि इक्विटी स्कीम और इंडेक्स स्कीम में क्या अंतर है। और देखिए, किसी भी बिगिनर के लिए, क्योंकि आप पहली बार एक एसेट क्लास में इन्वेस्ट करें इक्विटी में, उसको समझना जरूरी है। रिटर्न वगैरह तो एक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आएगा, पहले आपको उस एसेट क्लास से कंफर्ट आना चाहिए। इसीलिए मुझे लगता है, क्योंकि आप उसको समझना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड एक सही तरीका है, क्योंकि वहां पे आपके साथ बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जब आप पहली बार इन्वेस्ट करते हैं तो आपका फोकस जो है खाली रिटर्न पे ही नहीं है, आपको डाइवर्सिफिकेशन भी चाहिए, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं बहुत ज्यादा रिस्क लेना। जैसा मैंने कहा, आप चाहते हैं उससे कंफर्ट लेवल कितना मिले मुझे, तो आप म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट कीजिए। और जहां तक एक डाइवर्सिफाइड फंड और इंडेक्स फंड का दोनों में डिफरेंस का सवाल है, इंडेक्स फंड वो होता है जो एक इंडेक्स को ट्रैक करता है। मान लीजिए एक फंड इंडेक्स फंड है जो निफ्टी के जो स्टॉक्स है उस पर इन्वेस्ट करता है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन वहां पे क्या रहेगी कि जितना रिटर्न निफ्टी में आएगा उतना रिटर्न आपको मिलना चाहिए। अगर कुछ डिफरेंस है दोनों के बीच में तो वो हो सकता है बिकॉज ऑफ ट्रैकिंग एरर, क्योंकि वहां पे एक्सपेंसेस रहते हैं या कभी कभी इन्वेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, उसको ट्रैकिंग एरर बोलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप मार्केट से बेहतर रिटर्न मिले आपको, अगर आप मार्केट को बीट करना चाहते हैं, तो आपको एक एक्टिवली मैनेज फंड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो दोनों के अपने ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग हैं। इंडेक्स फंड का फायदा यह है कि आपको शुरू से मालूम है कि आपके पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक होने वाले हैं और किस प्रोपोर्शन में होने वाले हैं, क्योंकि वहां पे वो ऑलरेडी डिफाइंड है इंडेक्स के अंदर। तो दोनों के अपने एडवांटेजेस हैं। अगर आप शुरुआत करना चाहें इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए तो इंडेक्स फंड से डेफिनेटली आप शुरुआत कर सकते हैं। ऑलराइट, हमारे साथ अब एक और चौधरी का एक सवाल है। ये जानना चाहते हैं बेसिकली, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन यूलिप ऑफ यूटीआई एंड यूलिप ऑफ अदर इंश्योरेंस कंपनीज? नहीं, देखिए, यूलिप के अंदर बहुत वैरायटी है आज। बेसिकली वो यूलिप ही है, और आज जो यूलिप आ रही है उसमें काफी सारे डिफरेंट स्ट्रैटेजीज के साथ आ रही है, डिफरेंट ऑप्शंस के साथ आ रही है। तो उतना ही प्रोडक्ट, कोई भी आप यूलिप प्रोडक्ट पकड़ेंगे तो एज ए प्रोडक्ट ओवरऑल इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट, लेकिन हर प्रोडक्ट में कुछ फीचर्स रहेंगे जो एक दूसरे से अलग होंगे। तो वो आपको देखना है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट जो है, कौन सा आपको सूट करता है, कौन सा नहीं करता। ये सवाल है अजीत प्रधान का। ये हेमंत आपके लिए जानना चाहते हैं, व्हाट मेक्स म्यूचुअल फंड्स लेस रिस्की एज कम्पेयर टू अदर ऑप्शंस? हाँ, देखिए, इसको कम रिस्की क्यों बोलते हैं? अगर हम किसी एक एसेट क्लास की बात करते हैं, मान लीजिए इक्विटी फंड्स की अगर आप बात करें, जब आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो इशू है कि आप कितने स्टॉक रखेंगे। आप मान लीजिए 3 या 4 स्टॉक रखते हैं तो आपकी जो होल्डिंग है वो कंसंट्रेटेड होल्डिंग हो जाती है। म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, क्योंकि वहां पे किसी भी एक म्यूचुअल फंड में अगर आप एनालाइज करें तो करीब 40 या 50 स्टॉक्स रहते हैं। तो आपका जो पैसा है वो डिफरेंट सेक्टर्स में लगता है। एक और डाइवर्सिफिकेशन आपको यहाँ पे मिलती है, वो ये है कि अगर आप इंडिविजुअली अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं तो अगर मान लीजिए मार्केट में मंदी है, अगर जब भाव गिरते हैं तो शायद आपके पास पैसा हो ना हो उस समय उसको खरीदने के लिए और एवरेजिंग करने के लिए। लेकिन म्यूचुअल फंड में फायदा क्या है, क्योंकि ओपन एंडेड फंड रहते हैं, कोई ना कोई इन्वेस्टर वो लेवल्स पे इन्वेस्ट करता है, फंड को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो नीचे के भाव में शेयर्स को खरीदे और उसकी जो एवरेज कॉस्ट है उसको नीचे लेके।
तो दोनों साइड से आपको फायदा है, क्योंकि आपके जैसे वहां पे हजारों या शायद लाखों इन्वेस्टर हैं जो उस फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि स्टॉक का पोर्टफोलियो जो अगर आप इंडिविजुअली मैनेज करते हो तो उस डाइवर्सिफिकेशन का फायदा आपको शायद यहाँ पे नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम रिटर्न के पोटेंशियल की बात करें तो रिटर्न पोटेंशियल ऑब्वियसली स्टॉक में ज्यादा हो सकता है क्योंकि कंसंट्रेटेड होल्डिंग है। लेकिन अगर आपको दोनों में बैलेंस करना है कि अगर रिस्क भी कवर करना है और रिटर्न भी चाहिए, तो आई थिंक म्यूचुअल फंड, क्योंकि ये डाइवर्सिफिकेशन देता है आपको, इससे फायदा हो सकता है। प्रदीप डेन ये पूछ रहे हैं हेमंत आपके लिए ये सवाल, हाउ टू डू रीबैलेंसिंग इन द पोर्टफोलियो एंड व्हेन शुड वन डू रीबैलेंसिंग? आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसा हमने बात किया, आप शुरुआत करते हैं एसेट एलोकेशन से कि कितना पैसा आप इक्विटी में लगाएं, कितना पैसा आप डेट में लगाएं। मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि 60% आप इक्विटी में लगाएं, 40% डेट में लगाएं, और एक साल के बाद अगर इक्विटी मार्केट ऊपर जाता है और आपका जो प्रोपोर्शन है वो बिगड़ जाएगा, शायद इक्विटी 80% हो जाएगा, डेट 20% हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप अपने जो डिफाइंड रिस्क प्रोफाइल है उससे ज्यादा रिस्क ले रहे हैं। रीबैलेंसिंग का मतलब क्या है कि आप अपनी एसेट एलोकेशन को फिर से ओरिजिनल जो एलोकेशन थी उस पर वापस लेके जाएं। वो कब करना चाहिए वो डिपेंड करता है, या तो आप साल में एक बार कर सकते हैं, लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिए कि हमें हमेशा टेम्पटेशन होती है कि अगर मार्केट अच्छा कर रहा है 2-3 साल तो हम बोलते हैं कि पोर्टफोलियो को राइड करने दीजिए। फिर क्या होता है, सडनली मार्केट गिरेगा तो ना हमको रीबैलेंसिंग का कुछ चांस मिलता है, ना कुछ भी करने का चांस मिलता है। तो अगर आपको रीबैलेंसिंग करना है तो आपको टाइम डिफाइन करना है। एक साल किस लिए बोल रहा हूं, क्योंकि वो टैक्स एफिशिएंट भी है। अगर एक साल के बाद आप करते हैं तो आपको जो भी कैपिटल गेन है वो टैक्स फ्री हो जाता है। तो अगर आप उसको फिर से वापस लेके आते हैं तो उसका फायदा क्या, देखिए आपने हायर मार्केट में प्रॉफिट बुक किया और आपने पैसा निकाला, और जब मार्केट नीचे जा रहा है और जब भी आप रीबैलेंसिंग करेंगे तो आप नीचे के लेवल में इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपका जो डिफाइंड रिस्क और जो आप एसेट एलोकेशन है वो 60-40 है। और अगर इक्विटी मार्केट गिरने के बाद आपका इक्विटी एक्सपोजर 50% हो गया है और डेट 50% हो गया है, तो आपको उसको रीबैलेंस करने के लिए आपको 10% उस पर ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने गिरते बाजार में भी अपना पैसा इन्वेस्ट किया, जो शायद आप नॉर्मली नहीं करेंगे। तो रीबैलेंसिंग करना है तो एक टाइम डिफाइन कीजिए और उसको एक सिस्टमैटिकली और डिसिप्लिन तरीके से कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप चढ़ते बाजार में करेंगे रीबैलेंस और गिरते बाजार में बोलेंगे नहीं अभी डर लग रहा है हमको पैसा नहीं डालना। दोनों साइड अगर आप करते हैं तो आई थिंक आपके रिजल्ट जो है काफी अच्छे हो सकते हैं। अब समय है अपने विशेषज्ञों से इजाजत लेने का। बहुत बहुत धन्यवाद हार्दिक, बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत आज हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे आपके सवालों के जवाब, और हम आशा करते हैं कि वेल्थ क्रिएशन के बारे में, पर्सनल फाइनेंस के बारे में आपको काफी अहम जानकारी मिली होगी। नमस्कार।